हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी, मतलब दृष्टि के अकॉर्डिंग। ठीक है। और मैं क्वेश्चन बाई क्वेश्चन नहीं करती हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो क्वेश्चन मेरे को सही लगता है, मतलब कि जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो हमसे बन जाएंगे, पर जो मेरे को लगता है कि हाँ इनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चन लिख लेती हूँ। तो भाई मैं आपको बताने वाली हूँ, पिछली कक्षा में हमने ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6 क्लास के जो भी मेरे को इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट लगे थे वो मैंने खुद से लिख लिए थे। अब हम क्लास 7 पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब क्लास 7 में जो मेरे को जो भी इम्पोर्टेंट लगे हुए हैं वो मैंने लिख लिए। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, दक्कन के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। तो ये जो राष्ट्रकूट हैं वो किसके सामंत थे? कर्नाटक के चालुक्यों के। ठीक है। कभी कभी हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ये किसके सामंत थे। क्या है ना, 1 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्ट करके बोल देते हैं और ऑप्शन में दे देते हैं कि कौन कौन से सही हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो हम सबसे पहले ये देख लें, राष्ट्रकूट हमारे कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। ठीक है। फिर इसके बाद जब उसमें विजयालय आता है और मतलब कि चोल हो गया, दंती दुर्ग वगैरह, जैसे इंद्र तृतीय, ध्रुव, इस तरीके से जब राजाएँ आते हैं तो वो अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं। ठीक है। चोल काल में बेटी क्या थी? बेटी एक प्रकार का कर था जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तो ये ऑप्शन में भी आया, मतलब मैंने देखा था जिस ऑप्शन में ये चीज़ लिखी थी उसमें ऐसे थी कि कौन कौन से सही है, कौन कौन से क्वेश्चन, मतलब कि कौन कौन से जो तथ्य हैं वो सही है। तो बेटी क्या है? बेटी एक प्रकार का कर होता था जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। तो ना केवल अपन उसको मतलब कि पैसे के रूप में ले रहे हैं, बल्कि श्रम के रूप में भी इसका टैक्स मतलब चुकाना पड़ता था। और ये कौन कौन से लेते थे? मतलब कि पूरा चोल, चेर, पांडव, ये इन तीनों के काल में ये बेटी का चलता था। ठीक है। दक्कन जैसे राष्ट्रकूट जो चालुक्यों के सामंत थे, वैसे ही चोल जो थे वो पल्लवों के सामंत थे। अब देखो मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि पांडव पल्लव दोनों में ऐसे कंफ्यूज ना हो, उस कारण से मैंने लिख दिया कि चोल जो थे, ऐसे देखो ये लास्ट में है, वैसे ही यहाँ पे ला है। अब ये राष्ट्रकूट का चालुक्य, अब इन दोनों का आप कर सकते हो। ठीक है। बाकी चोल पल्लवों के सामंत थे। ठीक है। तंजावर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज में। आप लोग का पता नहीं है, लेकिन मैं इस तरीके से ज़रूर कंफ्यूज होती हूँ कि राजराज या फिर राजेंद्र प्रथम। इनकी जो नीतियाँ हैं उसमें भी थोड़ा सा ऐसा रहता है कि कन्फ्यूज़न लगा रहता है। इस वजह से भी जो क्वेश्चन मेरे को इनसे रिलेट आए थे मैंने तुरंत लिख लिए थे। तो तंजावर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज ने। ठीक है। और गंगई कोंड चोलपुरम किसने ये उपाधि धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने। क्यों की थी? क्योंकि ये जो है हमारे उत्तरी भारत में प्रवेश कर सबसे पहले इसने बंगाल के शासकों जितने भी उनको पराजित किया था, और मतलब गंगा नदी तक प्रवेश किया था। इस कारण ये मतलब पहला राजा था। ठीक है। ये पहला राजा था। जैसे हमारे समुद्रगुप्त हैं और अलाउद्दीन खिलजी हैं, दक्षिण की नीति अपनाई थी, वैसे ही इन्होंने उत्तरी भारत में जाके कुछ राज्य जीते थे, जिस कारण से ये गंगईकोंड चोलपुरम इसकी उपाधि धारण की इसने। ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। हम इसको दो पार्ट्स में करेंगे, क्योंकि जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है अब इसका लेवल बढ़ रहा है, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब काफ़ी ऐसे बहुत सारे थे। और मैंने जो ये लिखे हैं पुरानी एनसीईआरटी और नए एनसीईआरटी दोनों को मिला के लिख रही हूँ, तो अभी उसमें इसलिए टाइम लग रहा है। देखो ये 2-3 पेज में मैं कवर कर पाई हूँ, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा भी जितना हो पाएगा मेरे से मैं आपको कवर कर दूँगी, बट पीडीएफ फॉर्म में बनाओ फिर आपको दिखाओ, ये मेरे से अभी नहीं हो पा रहा, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है यार। और फिर पेपर भी है सबका, मेरा तो हिस्ट्री से है, मतलब हम सबका हिस्ट्री से। तो 29 तारीख की हमारी डेट है। ठीक है। उसके लिए भाई आगे से ऑल द बेस्ट और अच्छे से तैयारी करना। अब इसमें देख लेते हैं हम क्वेश्चन में कि चोल काल में किसानों की बस्तियों को और कहते थे, और मतलब कि ये सभाएं गांव की नॉर्मल जो लोग थे उनके द्वारा की जाने वाली सभाएं, और मतलब ग्राम सभा टाइप बोल सकते हैं। ठीक है। गांवों के समूह को नाडू कहते थे। गांवों के समूह को नाडू कहते थे। ठीक है। कहा जाता था नाडू न्याय करते थे और कर वसूले जैसे प्रशासनिक कार्य भी करते थे, मतलब वो न्याय के साथ साथ कर भी वसूला करते थे।
यदि हम इनके प्रशासन के बारे में बात करें, बता रही हूँ कि हमारे जो प्रशासनिक शब्द है ये विजयनगर की बात चल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले प्रांत, प्रांत के नीचे ये मंडल, कुछ विद्वान मंडल को सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई मानते हैं, ठीक है। तमिल प्रदेश में कहीं कहीं मंडल को ही राज्य कहा जाता है। इसके बाद बलनाडु आएगा, ठीक है, सॉरी, इसके बाद फिर बलनाडु और उसके बाद नाडु, हमने सही लिखा था पहले, बलनाडु एंड देन नाडु। फिर आएगा मेलाग्राम। मेलाग्राम क्या था, 50 गाँवों का समूह था। और फिर स्थल और सीमा जो है वो 20 गाँवों का समूह है, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी, और या ग्राम। तो ये तो मतलब ये बुक में लिखा है, बाकी हम पढ़ रहे हैं क्या NCERT, ठीक है। फिर से एक बार और देख लेते हैं क्या था। पहले मंडल था, पहले मंडल था, देन क्या था, बलनाडु, नाडु, मेलाग्राम, स्थल और, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। बेलन बगाई मीन्स क्या होता था, गैर ब्राह्मण किसान भूमि। तो जो बेलन बगाई होते थे वो गैर ब्राह्मण किसान होते थे, ठीक है। स्वामी की भूमि होती थी, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, बेलन बगाई। और ये पल्ली चंदम ये होता था जैन सन्यासियों को दान दी जाने वाली भूमि, है ना, जैन सन्यासियों को दान दी गई भूमि। ये मैंने इसलिए लिख दिए क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट ऐसा पूछ लेता है कि पल्लीचम इसका तात्पर्य क्या है, तो वही हमसे नहीं बनता, है ना। पल्लीचंदम जैन सन्यासियों को दान दी गई भूमि। अब देवदान तो पता है हमें। अब ये इसका अलग नाम भी है तिरुमटुक्किनी। इसका मतलब होता है मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, ठीक है। मतलब कि देवी देवताओं के लिए मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, ठीक है। अब बेलल्ला मीन्स जाति के धनी किसान। ये कुल मिला के धनी किसान होते थे। एक ही शब्द में पूछेगा, ठीक है। और चोल राजाओं के सम्मान में मूवेंद बेलन और अयरैयार मतलब प्रधान जैसी उपाधि। मतलब ये मूवेंद बेलन मतलब कि 3 राजाओं का करने वाला। ये चोल राजा जो रहते थे बेलल्ला जाति के धनी किसानों को इस तरीके की उपाधि दिया करते थे, ठीक है। आया समझ? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और कोई भी इंटरप्ट हो मेरी तरफ से तो बताना ज़रूर। और हाँ, एक भैया ने मेरे से शायद कमेंट की थी कि MP सेट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन थोड़े से डीप जा रहे हैं, तो हमें MP के अकॉर्डिंग भी दिखना पड़ेगा। आई नो कि इसमें थोड़ा सा डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा टफ है, बट अभी क्या है भैया, नेट आ रहा है पेपर 29 तक। हम नेट देख लेते हैं, इसके बाद मैं इजी क्वेश्चन लेके आऊँगी। विथ हम यूनिट बाई यूनिट कर लेंगे यदि आप बोलेंगे तो, ठीक है। अभी हम इसको देख लेते हैं। हाँ, तो देखो, फिर मैंने लिखा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरीसन शहर का निर्माण। अब गैरीसन शहर बस आ जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होता था, तो जो रक्षक सैनिकों की टुकड़ियाँ होती थी उनको रहने के लिए बने मजबूत किले क्या कहलाते थे, बंद शहर कहलाते थे, ठीक है, बंद शहर। अब हम मस्जिद के बारे में देखेंगे, ठीक है। मस्जिद के खम्भों वाली कक्षा को लीवान कहते थे। ये ऑप्शन में बना के दे देंगे हमें, जैसे पिछली बार दिया था। लीवान क्या है, अब हम देखेंगे। लीवान मतलब होता है मस्जिद के जो खम्भों वाली कक्षा होती है, इस तरीके से ये कि मतलब मस्जिद बन गई, तो ये जो कक्षा है वो लीवान कहलाती थी। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर दिशा को क्या कहते थे, किबला। भाई उस दिशा को किबला के नाम से जाना जाता है। मस्जिद के किबला के आखिरी सिरे को ममसुरा कहते हैं, ठीक है, ममसुरा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल मजाक में नहीं लेना है, क्योंकि यही सही जोड़ी बना के हमें दे देते हैं। तो लीवान क्या कहलाता है, 4 खम्भों वाली जगह, बीच की कक्षा, उसको लीवान कहते हैं। नमाज के दौरान मुसलमान मतलब मक्का की जिस तरफ खड़े होते हैं उसी दिशा को क्या कहते हैं, किबला। दिशा को किबला बोलते हैं, ओके, दिशा को किबला बोलते हैं। मस्जिद के किबला के आखिरी सिरे को ममसुरा बोलते हैं। मस्जिद की आंगन को क्या बोलते हैं, सहन, ठीक है। उसके आंगन को क्या बोलते हैं, सहन। उसका नाम क्या है, सहन, ठीक है। बदंगा मतलब क्या होता है, ये फारसी शब्द है, इसका मतलब होता है गुलाम, ठीक है। और पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में लिया। सबसे पहले कौन किस किस को लिया, पहले दिल्ली देन आगरा। जब हम मतलब पानीपत का द्वितीय युद्ध भी देखते हैं, जैसे अकबर और हेमू के बीच होता है, तो हेमू भी इन दोनों ही मतलब जो राज्य रहते हैं इन दोनों को ही सबसे पहले अपने आधिपत्य में लाता है। कौन कौन से, दिल्ली और आगरा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रखना है, इसकी जगह किसी और ऑप्शन में भी दे सकता है, इसीलिए मैंने पर्सनली लिख दिया है, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो हम पार्ट वाइज फाइट करेंगे इसको, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं। अकबर के सैन्य अभियान के अंतर्गत 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया था। कब किया था? 1568 में, ठीक है। सिसोदिया, ठीक है। भीनमाल भी होता है सिसोदियों में, फिर उनकी बेटी से अकबर द्वारा शादी की जाती है, हिंदू बेटी से, है ना। हरका हवाई जहाँ हमने देखते हैं, जोधा अकबर हमने देखा है, ठीक है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अभियान के क्रम में सफाविदों को हराकर कांधार जीता। किसने जीता? ये अकबर की ही बात चल रही है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अभियान के क्रम में सफाविदों को हराकर, किसको हराकर? सफाविदों को हराकर कांधार, मतलब इसने अपनी सीमा को कहाँ तक विस्तारित किया? तो ये कांधार तक। मतलब हमें इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि इसकी सीमा कहाँ कहाँ तक थी। इसके जब हम क्रम वाइज जब देखेंगे ना कि अकबर ने किस सन में तीर्थ कर हटाए थे और जजिया कर हटाया, ठीक है। ये सब जो क्रम वाइज हैं वो भी मतलब मैंने लिखे हुए हैं, तो आप जब ये सब पढ़ेंगे तो हमें ये याद रखने। सन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि जैसे अपना जो पेपर आता है यूपीएससी लेवल का समझ लो, तो उसमें सन इतनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट है, क्योंकि वो अब ऐसा कर दिया है ना कि कोई भी क्वेश्चन है वो 4 ऑप्शन दे देते हैं कि इसको क्रम से जमाइए। अभी दिया था जो पेपर कैंसिल हो गया था हमारा नेट का, उसी में बोल दिया था बहमनी साम्राज्य। इतनी बार बहमनी साम्राज्य आए, 3-4 क्वेश्चन उसी से रिलेट। तो हमें बस इतना याद रखना है कि समथिंग वो 1300 से स्टार्ट था और 1526 तक चला, ठीक है। यदि एक्यूरेट डेट देखें तो 1347 से स्टार्ट था और 1526 ईस्वी तक चला। तो यदि ये ना हो पाए तो लमसम हमें ये याद रखना है कि 1300 से 1500 के बीच तो लमसम था, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इसकी डेट रखना, मतलब याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम देखेंगे औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा के अपने राज्य में मिला लिया। 85 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा। बीजापुर में कौन? आदिल शाह, ठीक है, आदिल शाह का शासन। गोलकुंडा में कौन? कुतुब शाह। जब हम बहमनी साम्राज्य पढ़ते हैं तो जब उसका अंत हो जाता है तो तभी इन छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का जो है वो विस्तार होता है, मतलब उद्भव होता है, ठीक है। जिसमें बीजापुर, बरार, है ना, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर जैसे मतलब राज्य उद्भित होते हैं, ठीक है। तो 1685 में औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर, 87 में मतलब 2 साल बाद गोलकुंडा। 85-87, नॉट 86। यह हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब मुग़ल उत्तराधिकारी के शहजाद की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा। हाँ, इसमें क्या मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे ये ऑप्शन बहुत बार मैंने देखा है कि मुग़ल जो है उनने ऐसे अपने उत्तराधिकारी वाला जो नियम है वो ऐसे कि बड़े पुत्र को ही बनाएंगे, बट नहीं, हाँ वो सॉरी, बड़े पुत्र को ही बनाएंगे कि जो जिसमें श्रेष्ठ होगा उसी को बनाएंगे। तो कहीं कहीं ये अलग हो सकता है। इन लोगों ने तैमूर वंशों की प्रथा अपनाई जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन जो होता है समस्त पुत्रों में कर दिया, ना कि बड़े छोटे नहीं। जैसे 4 बेटे हैं, चारों बेटों में की करेंगे ये, ठीक है। जैसे हम देखते भी हैं कि जो औरंगजेब का है युद्ध होता है अपने भाइयों के साथ, दारा सिकोह वगैरह के साथ, तब जाके वो सबको मार के मतलब अपनी सिंहासन पे बैठता है। वैसे ही हुमायूं करता है। हुमायूं ने तो वैसे पूरे क्षेत्र बांट लिए थे कामरान वगैरह के साथ, ठीक है। अब हम देखेंगे जात की संख्या। जात की संख्या के अर्थ क्या होता है कि पद, वेतन, प्रतिष्ठा का निर्धारण करता है जात की संख्या, ठीक है। और सवार का पद क्या होता है? घोड़े पे घुड़सवारों की संख्या। सवार मतलब घुड़सवार, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। ये क्या डिसाइड करता है? सवार पद, घोड़े और घुड़सवार कितने हैं तुम्हारे। और जात क्या होता है? पद, प्रतिष्ठा। कभी भी आपको ऑप्शन में आ जाए कि सवार जात से अधिक होते थे, बिल्कुल नहीं। या तो ये जो सवार थे जात के आधे से कम थे, या तो जात के आधे से अधिक थे, मतलब या तो 25% थे, या तो 50 से भी कम थे, मतलब 25% या 75%, ठीक है। या तो इसके बराबर। बट जात से सवार सबसे अधिक नहीं थे, कभी नहीं थे। बराबर हो सकते हैं और इसके आधे के अधिक हो सकते हैं और इसके आधे के कम हो सकते हैं, ठीक है। ये बहुत बार आ चुका है, इसीलिए मैंने बता दिया। औरंगजेब के शासनकाल में जागीरों से प्राप्त होने वाला राजस्व
मनसबदारों के वेतन से बहुत कम होता था। अब क्यों होता था ये रीज़न मैं बता रही हूँ। जो औरंगजेब है इसके शासनकाल में ना मनसबदार इतने ज़्यादा हो गए थे कि उन्हीं के वेतन में मतलब इनको वेतन मिलता था। ये सबसे पहले अपना वेतन निकाल देते थे, फिर राजस्व को अपना पैसा भी देते। इतनी संख्या हो गई थी कि मतलब खालसा जैसी भूमि, खालसा मतलब क्या होता है, किसी राज्य की खुद की भूमि, मतलब कि राजकीय भूमि को खालसा भूमि कहते थे, वो कम पड़ गई थी। इसने इतना वितरित कर दिया था। हमने ये भी पढ़ा है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा थी प्रशासन में। ठीक है, अब हम देखेंगे मुगल काल में जब्त, मतलब ये राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को जब्त कहते हैं। ठीक है, ये अच्छा शब्द है, आ जाता है। अकबरनामा हम देखेंगे, इसके 3 आईने अकबरी अकबरनामा जो इसके शासन के बारे में बताती है। तो अकबर जो नामा है उसके 3 पार्ट्स हैं। अब ये पूछ सकते हैं कि किस किस में कौन कौन सा मतलब कि किसका वर्णन है, इसीलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया। उसके पहले पार्ट में इसको क्या बोलते थे, इसको जिल्द बोलते थे, मतलब कि 3 पार्ट्स ना बोल के 3 जिल्द बोलते थे। ठीक है, तो जिल्द में क्या है, पहले जिल्द में होता था अकबर के पूर्वज का वर्णन पहले जिल्द में है, देन उसके शासन का वर्णन है, और फिर उसने जो ये थर्ड वाली है आईने अकबरी, ये सब एक ही है, बस इसका ये पार्ट है। अकबरनामा का थर्ड पार्ट उसी को कहते हैं आईने अकबरी। इसमें प्रशासन के बारे में, उसके घरानों के बारे में, उसने सेना का किस तरीके से वितरण किया उसके बारे में, राजस्व और अपनी साम्राज्य मतलब प्रशासन, ये सब का वर्णन मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। तो वो लिखे गए हैं अरबी में। ठीक है, ये मेरे को भी कुछ नया लगा, इसीलिए मैंने लिख दिया। कुतुब मीनार में स्थित छज्जे के नीचे स्थित अभिलेख किस भाषा में मिले हैं। तो वो मिले हैं अरबी भाषा में। ठीक है, अरबी भाषा में मिले हुए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकाल में वास्तुकला के निर्माण में संबंधित अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण शैली, ये अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण शैली का यूज़ हुआ है और प्रयोग कहाँ हुआ है, मंदिर, मस्जिद, मकबरों में, मतलब तीनों में ये अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण शैली यूज़ हुई है, मंदिर में भी, मस्जिद में भी और मकबरों में भी। ठीक है, अब ये हौज सुल्तानी किसने स्थित है, मतलब है दिल्ली के निकट तालाब, ये हौज सुल्तानी किसने स्थापित किया, इल्तुतमिश। इसने अपने बेटे के नाम पे भी एक इमारत बनवाई थी, आपको याद आए तो आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि ऐसे तो कंप्लीट नहीं होने वाला ये इतनी जल्दी। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्ट, बट ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा यार। अब देखते हैं, चारबाग बनाने की परंपरा किसने स्टार्ट की, अकबर के समय में स्टार्ट हुई, लेकिन हम कभी कभी देखते हैं चारबाग शैली हुमायूं ने स्टार्ट करी है ना, ऐसा भी लिखा रहता है, बट नहीं, अकबर के समय में शुरू हुई, या फिर हो सकता है कि उसका विकास पूर्ण रूप से अकबर। ठीक है, हमें ये इसमें बोनस मिल सकता है कहीं भी यदि कुछ ऐसा हो तो। अब देखते हैं, शाहजहाँ के शासनकाल में चेहल सुतुन अथवा 40 खम्भों का सभा भवन या दीवान आम और दीवान खास को कहा जाता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, चेहल सुतुन अथवा 40 खम्भों का सभा भवन, दीवान आम और दीवान खास को कहा जाता है। ठीक है, किस में बना है, पित्रादोरा तकनीक में। अब आपको याद आ रहा होगा पित्रादोरा तकनीक क्या है। पित्रादोरा तकनीक में क्या रहता है, जो इम्पोर्टेंट मतलब बहुत बेशकीमती जो मड़ी जैसे पत्थर रहते हैं उनको उकेरा जाता है। जब आई होप कि आपने ताजमहल देखा होगा, आगरा गए होंगे तो आप, तो उसमें जो फूल से पड़े रहते हैं उसमें यदि अपन टॉर्च मारेंगे तो वो चमकते हैं। मतलब पित्रादोरा मतलब बहुत बेशकीमती जो छोटे छोटे पत्थर हैं उसको अलग से ले के जड़ा गया है अलग से, उसको पित्रादोरा कहते हैं। चलो ये आप कमेंट में बताइए, ये पित्रादोरा तकनीक से बनाया गया पहला जो मस्जिद या महल है वो किसकी है। ठीक है, शाहजहाँ ने ताजमहल के नक्शे में नदी तलवाग, अब ये नदी तलवाग की योजना अपनाई। अब ये क्या है, जैसे चारबाग पद्धति है ना, आसपास चारबाग चारों तरफ, और यहाँ पे अपन ने अपना बना दिया महल। ठीक है, वैसे ही नदी तट बाग, मतलब एक साइड नदी, फिर तट, देन बाग, समझ रहे हो।
ये किसने अपनाई थी? शाहजहाँ ने। अब इसका एग्जाम्पल भी हम ताजमहल से ले गए, पीछे की साइड यमुना नदी है, देन वो बाग उसने बनाए हुए हैं अपने चारों तरफ, और इधर बना लिए सीधा उसने महल। ठीक है, इसी को कहते हैं नदी तट महल। पहले जो उसके जो अमीर थे ना, मतलब बड़े मंत्री, उन लोगों ने स्टार्ट किया था, इसीलिए उसको भी अच्छा आइडिया मिला और उसने बना दिया। ये मैं अपने आप से नहीं बता रही हूँ, ये मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, शाहजहाँ ने दिल्ली के लाल किले में सिंहासन के पीछे पितृदुरा तकनीक की श्रृंखला बनाई। ठीक है, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता जो थे हार्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया है। ये डायरेक्ट कोटेशन में भी दे सकता है और पूछ सकता है कि कौन सा जो महल है, तो वो दिल्ली का लाल किला है। ठीक है। सूफी संत ख्वाजा सॉरी कहाँ गया, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं सदी में यहीं आकर बसे। ये तो सिर्फ एक ही कोटेशन है, बट जैसे सूफी संत ख्वाजा, ये चिश्ती सिलसिले की है। ठीक है, चिश्ती सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ? 12वीं सदी से स्टार्ट हुआ। चिश्ती सिलसिले के बाद कौन सा आया? सोहरावर्दी आया, देन कौन सा आया, देन कौन सा आया, ऐसे नक्शबंदी तक हमें पूरा का पूरा क्रम याद रखना है। जैसे बख्तियार काकी खिलजी, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुरु थे, उनके नाम पे उसने कुब्बतुल इस्लाम और कुतुब मीनार स्टार्ट की थी बनाना। तो हम किस सिलसिले से थे? निज़ामुद्दीन औलिया भी किस सिलसिले से थे? इन सब का हमें याद रखना। और जो सूफी जो शब्दावली है उसका हमने देखा तब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो एक दो क्वेश्चन उसमें आते हैं, उसको भी हमें बहुत अच्छे से देखना है। मतलब आप अपनी तरफ से अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें ये सन वगैरह नहीं पूछते, लेकिन जो उसके प्रशासनिक शब्दावली है, प्रशासनिक नहीं शब्दावली है, वो इम्पोर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो अच्छे से देखना। जैसे ये चिश्ती सिलसिले वाले समा और रस्क को अपनाए हुए थे। समा मतलब क्या होता है? संगीत, और रस के मतलब क्या होता है? नृत्य। ठीक है, इन्होंने बिलायत जैसी स्थान बनाई। बिलायत मतलब क्या होता है? जो राजकीय नियंत्रण से मुक्त रहती है ऐसी भूमि। मतलब हम राजा द्वारा कुछ नहीं धारण करेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, हम इधर ही रहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप? इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ये जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अकबर ने यहाँ पे 14 बार अपना मतलब 14 बार इनकी उसमें आए, दरबार में, दरगाह में आए। ठीक है, और जहांआरा बेगम भी इन्हीं की चिश्ती पे आई हुई थी। और बोला जाता है कि इसमें जो मतलब मकबरा इनका बनाया गया अजमेर में, वो किसने बनाया था? जो मालवा के थे, देखो MP सेट वाले, जो मालवा में अपना जो गयासुद्दीन खिलजी था ना, खिलजी वंश चल रहा था, उन्होंने बनाया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आ गया ये मणिग्रामम और नन्नादेसी। नाम से ही लग रहा है, कुछ याद आ रहा है? व्यापारी वर्ग हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस थे दक्षिण में। अब देखते हैं, मुस्लिम बोहरा समुदाय गुजरात के व्यापारी थी। ये बहुत कम सुना होगा। बाकी ये मणिग्रामम और नन्नादेसी तो सुना होगा, लेकिन मुस्लिम बोहरा समुदाय बहुत कम सुना होगा। तो ये क्या है? गुजरात के व्यापारी थे। ठीक है, बीदरी शिल्प, ये बीदरी शिल्प क्या कहलाता है? बीदर कर्नाटक का अद्वितीय शिल्प। बीदर शिल्पकार तांबे और चांदी की जड़ाई के काम में इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी शिल्प हो गया। कौन कौन से? तांबा और चांदी की जड़ाई के नाम से इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकाल में पांचाल विश्वकर्मा समुदाय में सुनार, कसेरी, लोहार और राजमिस्त्री, बढ़ई वगैरह आते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट आ सकता है, इसलिए हमने एक बार देख लिया इसको। बाकी देखते हैं। हम्पी नगर जो था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का केंद्र था। एक ये मेरे को बताना कि जब हम संगम साहित्य पढ़ते हैं, संगम साहित्य नहीं मतलब संगम वंश के बारे में पढ़ते हैं, तो जैसे विजयनगर साम्राज्य इन लोगों ने ही पहले सबसे पहले स्थापित किया था विजयनगर। ठीक है, सबसे पहले ये संगम वंश आया था, इसमें आया था कि नहीं? तो इसमें क्या कितना कौन सा सन था, किस सन में आया था? अब ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो जब हरिहर तथा बुक्कम ने संगम वंश की स्थापना की थी या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो 1336 से कितना 1485 तक की थी। फिर सालुक वंश आया था। ठीक है, फिर तुलुक वंश आया था,
फिर अरिवीडी वंश आया था। तो ये आपको हल्के में नहीं लेना कि कितना क्या है, इसमें पूरा सन याद रखो। 1485 से जब वो एंड हो गया तो ये 1485 से स्टार्ट होगा, 405 तक चलेगा। अब 405 से यदि हम 1504 से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 1565, ठीक है। अब 1565 से ये अब देख लेना तुम, ठीक है। 1565 से हमने स्टार्ट कर दिया, 1616 तक समझ लो, मान लो। ये हमने इसकी वंशावली याद कर ली। अब हमने इसकी वंशावली क्यों याद की? क्योंकि कभी कभी ना हमें मतलब पूरा याद ना हो तो कम से कम थोड़ा बहुत तो याद हो कि आसपास इसके। अब जैसे हम देखते हैं निकोलो कांटी है, निकोलो कांटी या कोंटी जो है किसके साम्राज्य में आया, किसके कार्यकाल में आया? तो ये आया किसके कार्यकाल में? संगम वंश के ही कार्यकाल में, जब हम पढ़ते हैं देवराय प्रथम, ठीक है। अब देवराय प्रथम का हमें कार्यकाल नहीं याद है, मुझे भी याद नहीं याद है, लेकिन इसका तो अपने डेट याद है कि ये 1420 के समथिंग आया था, ठीक है। तो मतलब समझ जाओ कि हरिहर बुक्का प्रथम, हरिहर प्रथम बुक्का प्रथम, देन हरिहर सेकंड, एंड देन जब ये देवराय प्रथम आते हैं तो तब कौन सा कार्यकाल चल रहा होता है? लमसम 1420 के आसपास चल रहा होता है। इस तरीके से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे ही जब अब्दुल रज्जाक आता है उसका डेट क्या है? तो 1443 ईस्वी के समथिंग आता है। मतलब हमें इसके ज़रिए थोड़ा सा क्लू मिल सकता है कि किसका कार्यकाल कैसा चल रहा है, ठीक। मेरा बस बताने का उद्देश्य यही था। जब हम कृष्णदेवराय पढ़ते हैं तो उसमें भले ही आपको ये याद हो ना हो कि कौन कब कैसे आया, बारहवसा कितने सन में आया है, कैसा क्या आया है, बस आपको ये याद रखना है कि उसका कार्यकाल क्या था। 1509 से 1529, कहीं कहीं 30 लिखा रहता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो संगम वंश है हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में स्टार्ट करते हैं। अपने पिता के नाम पर संगम वंश है। ये काकतीय वंश के जो प्रताप रुद्र है ना, प्रताप रुद्र, उनके कोषागार में ये काम करते थे। फिर क्या होता है, जो एमईटी रहते हैं, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक, उसका जो एक शायद अमात्य रहता है गुरशाप का, वो इनके शासन में आ जाता है और ये शरण दे देते हैं। फिर ये वो अपनी गुस्ताखी समझ लेता है और इन दोनों को कैद बना के अपने उसमें उधर दिल्ली ले आता है और इन लोगों से इस्लाम कबूल करा लेता है। लेकिन और फिर जब ये साउथ में इन लोग मतलब कर्नाटक में कुछ गांव दे देता है इनके नाम पे। फिर ये हरिहर और बुक्का इधर नीचे साउथ में आके जो विद्यारण्य है, माधव विद्यारण्य, उनसे फिर से दीक्षा लेके हिंदू धर्म अपना लेते हैं और विजयनगर या विद्यानगर के नाम से ये स्थापना करते हैं, ठीक है। ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से पता होगी, मुझे पता है। अब हाँ, इसकी हमने स्थापना कर ली। अब एक देखते हैं इसमें क्या लिखा। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत हम्पी के बाज़ारों में मूरो शब्द मतलब मुस्लिम सौदागरों के लिए यूज़ होता था। मुस्लिम सौदागरों के लिए यूज़ होता था मूरो। हमें ऐसा कुछ नहीं लगना चाहिए कि ये शब्द मतलब या तो फिर पैसे हैं, क्या है। मूरो मतलब मुस्लिम सौदागर, मूरो मतलब मुस्लिम सौदागर, ठीक है। ये क्या लिखा है, विजयनगर, कैपिटल क्या है, हम्पी, विट्ठल मंदिर, तुलुक वंश, कृष्णदेवराय। देखो कृष्णदेवराय के बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। जो विट्ठल मंदिर है, इसमें कल्याणी और अम्पान नामक शैली में ये मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। विट्ठल, और एक और रहता है हजारा मंदिर, हजार स्तंभ वगैरह रहते हैं, इस कारण से हजारा मंदिर है। इन दोनों की स्थापना किसने कराई थी? देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, देवराय प्रथम ने, कृष्णदेवराय ने कराई थी। ये किसके वंश के हैं? तुलुक वंश के, ठीक है। अभी हमने कार्यकाल देख ही लिया था, तुलुक वंश से संबंधित है। ये जो कृष्णदेवराय जो हैं, इन्होंने 2 नगर भी बसाए थे। कौन से? नागल नगर, दूसरा था हसपेट, कहीं कहीं हॉस्पेट, कहीं कहीं हसपेट, ऐसा लिखा है। ये जो है इनकी माँ के नाम पे रखा था उसने, और ये जो है अपनी पत्नी के नाम पे रखा था, ठीक है। तो ये कुछ मतलब इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है, इसीलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। हाँ, तो जो विट्ठल जो मंदिर है, उस मंदिर में 56 दक्षिण स्तंभ से संगीतमय स्वर निकलते हैं। मतलब ये भी हमें इम्पोर्टेंट रखना है याद, ठीक है। 14वीं और 15वीं शताब्दियों में मुर्शिदाबाद मतलब पश्चिम बंगाल में रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण जूट, उससे हमें याद रखना भाई,
मुर्शिदाबाद, अभी भी पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में ये चीज़ का उत्पादन होता है, इसीलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 1565 में राक्षस तगड़ी तालीकोटा का युद्ध, राक्षस तगड़ी बन्नी कट्टी का युद्ध। राक्षस और तगड़ी नाम क्यों है? क्योंकि यही दो स्थान थे जहाँ से इन दोनों लड़ रहे थे, और इसको कृष्ण, हाँ शायद कृष्ण है, कंस या कृष्ण, इसका युद्ध इसके नाम से भी जाना जाता है। तो जो विजयनगर शासक जो राम राय थे, इसमें इसकी हत्या जो है निजाम शाह कर देते हैं, ठीक है। अहमदनगर के जो शासक रहते हैं निजाम शाह, और इसमें कौन कौन रहते हैं? गोलकुंडा के शासक भी रहते हैं, बीजापुर के भी रहते हैं, बीदर के भी रहते हैं, और ये कुतुब अहमदनगर के भी होते हैं। कौन नहीं रहता है? बरार के शासक जो रहते हैं वो इसमें शामिल नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो गोलकुंडा के शासक से बढ़े हुए थे, मतलब किसी बात पे हो गई होगी यार उन लोग की अनबन, ठीक है। तो जो बरार के शासक हैं वो इस तालीकोटा के युद्ध में भाग नहीं लेते। सेल्वी और बहुत सारे मतलब ऐसे बोलना चाहिए विद्वान हैं, वो विजयनगर साम्राज्य की इस तरीके से विध्वंसता देख के मतलब वर्णन करते हैं, ठीक है। उनके बहुत सारे कोटेशन है, हमें याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है मैंने, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर। बरार इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, ये मैंने अलग ही लिख दिया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 8वीं सदी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में ब्लैक टाउन्स में कौन रहते थे? भारतीय कारीगर और सौदागर दोनों। इन लोग मतलब ब्लैक टाउन्स में इन लोग को रखते थे, अपने ही भारतीयों को, कि भारतीय कारीगर एवं सौदागरों को ब्लैक खुद विलियम फोर्ड वगैरह बनाते थे, ठीक है। ये देख लो, मद्रास में कौन सा बनाया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज, और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम बनाया था, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 1591 में अकबर के सेनापति कौन? मानसिंह जो रहते हैं, मानसिंह ने 6 लोगों पे हमला करा था। लेकिन देखो, चेर जो है हमला ज़रूर करा था लेकिन अधीन नहीं करा था। लेकिन जो औरंगजेब है किले पर कब्जा कर लेता है और इसको अपने अधीनस्थ बना लेता है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। गोंड शासक की प्रशासनिक व्यवस्था, गोंडों की देख लेते हैं। जैसे हम होशंगाबाद देखते हैं कितने गढ़ों में विभाजित था, तो गढ़ मतलब राज्य के बाद आने वाले के हिसाब से जिला टाइप मान लो यार, गढ़, ठीक है। 84 मतलब 84 गाँव, फिर बरहूत मतलब 12 गाँव, ठीक है। 12 गाँव का समूह रहता है, उसको बरहूत कहते हैं। पहले 84, फिर गढ़, फिर राज। ये भी हमें याद रखना है, क्रम आ जाता है, पूछ लेते हैं, ठीक है। गोंडवाना क्षेत्र के गढ़कटंगा राज्य के द्वारा हाथी जानवर का निर्यात कर काफ़ी मात्रा में धन कमाया जाता था। कौन सा जानवर था? हाथी। मालवा के क्षेत्र में, ठीक है। गढ़कटंगा के शासक, ये कहाँ है? हमारे मालवा मतलब मध्य प्रदेश में, ठीक है। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के जिन लोगों से जबरन काम करा लिया जाता था उन्हें पाइक कहते थे। ये भाई बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत अच्छे से याद रखें। जबरन श्रम के रूप में काम कर रहे हैं। और ऐसे ही हमने अभी पढ़ा था कि साउथ में कौन सा कर था? बेटी, ठीक। बेटी जो कर था श्रम के बदले लिया जाता था, और इधर भी एक हिसाब से वही है, रिलेटेबल। बेगार पर निर्भर था और राज्य के जिन लोगों से जबरन काम कराया जाता था उनको पाइक कहते थे, ठीक है। अहोम जनजाति जो है उसके लोग 1530 के दशक में अग्नि वाले शस्त्र इस्तेमाल शुरू कर दिया था, और 1660 तक आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। फिर भी अंग्रेजों से एक हिसाब से आधिपत्य तो नहीं बोल सकते, इन लोगों ने बहुत लड़ाई की, सबका अलग अलग योगदान है, किसी के बारे में हम खराब कमेंट नहीं कर सकते। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया नहीं है। आई एम सॉरी कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, बट कम से कम हम टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कर लेंगे। लमसम कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। ये हो ही चुकी, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से लिखा था आप लोग के लिए। तब तक के लिए आप इसी को रिवाइज़ करें और आप अपनी तरफ से भी पढ़ें। जितना मैंने बताया इसका मतलब इससे भी ज़्यादा बहुत चीज़ें डिटेल में होंगी, तो आप अपने तरीके से भी मतलब खुद से भी पढ़ें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।